धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राज्यसभा की 19 सीटों पर कल चुनाव हुआ और देर शाम तक रात होते होते यानी कि सबके चुनावी नतीजे आ गए, जिनमें से ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। तो क्या अब लोकसभा के बाद में भी राज्यसभा के अंदर भाजपा की स्थिति मजबूत हो गई है? और अगर स्थिति मजबूत हो गई है तो 2022 और 2024 में क्या देखने को मिलेगा? 2022 इसलिए खास है क्योंकि उस वक्त आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने की तैयारी बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी धूमधाम से कर रहे हैं, और 2024 इसलिए खास है क्योंकि आरएसएस जो हिंदुस्तान की बात करती है उसके 100 साल पूरे होने हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। कैसे देखा और समझा जा सकता है इस पूरे चुनाव को, चार पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, क्या करें, सारे काम यहाँ खुद ही करने पड़ते हैं। अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं कि 5 की जगह 8 सीटें जीत पाने में आखिर कामयाब हो ही गई बीजेपी। जी हाँ, 5 सीटें जीत सकती थी 19 में से, लेकिन उसने 8 सीटों पर कामयाबी हासिल करने में सफलता पा ली है। सबसे दिलचस्प इस चुनाव की जो चीज़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमेशा एक चीज़ होती है, 5 अप्रैल की रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसको आप समझना पड़ेगा। शायद किसी बाबा से, मुल्ला से ये पूछ के आते हैं, तब उसके बाद ये काम करते हैं। दिन था शुक्रवार था, तारीख थी 19 जून। 19 सीटों पर चुनाव हुआ, 8 राज्यों की 19 सीटों पर। 19 सीटों पर चुनाव, 19 जून को 8 राज्य की 19 सीटें, और रात के 8 बजे तक सबके नतीजे आने थे। क्या ये महज इत्तेफाक है या सोचे समझे तरीके से तारीख चुनी गई थी? अब इसमें से कैसे कैसे हुआ वो देख लीजिए। 19 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। इसके अलावा कांग्रेस के हिस्से में जो सीटें आई हैं वो हैं 4, और इसके अलावा 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश में वहाँ की सत्ता पे भी काबिज है, वो जीत पाने में कामयाब हो गई है। 1 सीट पर जेएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो जीत पाने में कामयाब हो गए। बाकी जो 2 सीटें बचती हैं मिजोरम और मेघालय की, वहाँ पे उनकी स्थानीय पार्टी वहाँ पे कामयाब हुई है, उनके हिस्से में गई है। ये कुल मिलाकर 19 सीटों का आंकड़ा है। राज्यों के हिसाब से नजर डालें तो गुजरात और आंध्र प्रदेश की 4-4 सीटें थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटें थी, झारखंड की 2 सीटें थी, मणिपुर की 1 सीट थी, मिजोरम की 1 सीट थी, और इसी तरीके से मेघालय की 1 सीट थी। इस तरीके से कुल मिला के 19 सीटों का चुनाव था। दिलचस्प बात जो इसमें यह है कि बीजेपी यहाँ सिर्फ 5 सीटों पर कामयाब हो सकती थी, लेकिन उसने 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। गुजरात में कांग्रेस के 8 विधायकों से इस्तीफा दिलवा दिया और तीसरी सीट जीत ली वहाँ पे, और कांग्रेस का 1 ही सीट पर सिमट के रह गया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में 22 विधायकों से इस्तीफा दिला दिया और वहाँ पे दूसरी सीट बीजेपी ने अपने नाम कर ली। दिलचस्प चीज़ मध्य प्रदेश में ये रही कि राज्यसभा चुनाव में कामयाबी के साथ साथ बीजेपी यहाँ की विधानसभा पे भी कब्जा करने में कामयाब हो गई, यानी कि साम दाम दंड भेद जो भी कुछ था वो खूब दब के चला। अब खबर के दूसरे हिस्से में देख लेते हैं कि गुजरात में आखिर तीसरी राज्यसभा सीट जीत पाने में कामयाब हो ही गई बीजेपी। बता दें आपको, गुजरात की 4 सीटों पे चुनाव था। 2-2 कैंडिडेट पहले बीजेपी ने उतारे थे और 2 कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे थे, लेकिन आखिरी टाइम में आके बीजेपी ने जो है तीसरा कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में उतार दिया था, जिसके बाद चुनाव वहाँ का दिलचस्प हो गया था। 8 विधायकों के वहाँ इस्तीफे हो गए थे। कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए कभी गुजरात के रिजॉर्ट में रखती थी और कभी ले जाके उनको राजस्थान के रिजॉर्ट में रखती थी, लेकिन आखिरकार वो दूसरी सीट किसी भी कीमत पर जीत नहीं पाई। जब शाम को मतगणना शुरू हुई यानी कि काउंटिंग शुरू हुई तो कांग्रेस ने सबसे पहला जो ऐतराज़ दर्ज किया केसरी सिंह सोलंकी और जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, जिनको हाईकोर्ट ने सदस्यता रद्द कर रखी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो कांग्रेस ने कहा इन दोनों के वोट नहीं गिने जाने चाहिए। लेकिन जिस चुनाव आयोग ने 2017 में इनको विजयी किया था, वो चुनाव आयोग इब जाए इनकी जो है सदस्यता पे या इनकी वोट डालने के अधिकार पे कैसे रोक लगा सकता था? रोक नहीं लगाई। देर रात में आज जाके उसने नतीजे जारी कर दिए। करीब 2.5 घंटे तक ये मत्थापच्ची चलती रही, लेकिन आखिरकार चुनावी नतीजे घोषित कर दिए। चुनावी नतीजों के मुताबिक बीजेपी की ओर से जो
चुनावी मैदान में थे। अभय भारद्वाज वो जीत गए, दूसरी रामिला बारा वो जीत गई। इसके अलावा नरहरि अमीन जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं गुजरात के और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, वो भी जीत गए। इसके अलावा कांग्रेस ने जो 2 लोगों को मैदान में उतारा था उसमें से शक्ति सिंह गोहिल जीत पाने में कामयाब हो गए, जबकि भरत सिंह सोलंकी जो पूर्व सीएम के बेटे हैं वो हार का सामना उनको करना पड़ा। अब अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। खबर के इस हिस्से में बात कर लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से एक बार संसद पहुंचे में कामयाब हो गए। इस बार वो बीजेपी के कांधों पर सवार होकर राज्यसभा के रास्ते संसद भवन पहुंचे हैं। 2004 से वो राजनीति में हैं। 2019 में लोकसभा का चुनाव हार गए, उसके बाद उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया। वो अपने बहुत सारे विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए और अब बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेज दिया है। बड़ा सवाल उनके लिए यही है कि क्या वो मंत्री बनाए जाएंगे या फिर से एक बार बीजेपी उनको परखेगी, कहेगी कि ठीक है, आपने 22 विधायकों से इस्तीफा दिलवा के विधानसभा में हमारी सरकार तो बनवा दी, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री तो बनवा दिया, लेकिन जो 26 सीटों पर बाई इलेक्शन है, जिसे हिंदी में बात करें कि उपचुनाव है, अगर आप वो जितवाएंगे तो हम आपको मंत्री बनाएंगे। या ये हो सकता है कि जीत के आगे इनको मंत्री बना दीजिए, 26 सीटों पे जो चुनाव है उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल जाएगा। काफ़ी दिलचस्प होगा ये सब चीज़ें समझना। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें खबर है वो ये कि भाजपा के समर्थन में वोट डालने पर समाजवादी पार्टी ने अपने एक विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, उसको पार्टी से निकाल दिया है। अब ये जो 1-2 विधायक होते हैं ना, इनका धर्मिमान ऐसे ही हो जाता है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस के साथ थे, अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं तो ये बीजेपी के हक में वोट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस को लेकर मध्य प्रदेश की। तो यहाँ से दिग्विजय सिंह राज्यसभा पहुँचे में एक बार फिर से कामयाब हो गए, लेकिन फूल सिंह बरैया जो हैं वो जो दलित नेता माने जाते हैं, लेकिन वो नहीं जीत पाए। अब ये भी एक गेम होती होगी, पार्टी कार्यकर्ताओं को पहले समझाया जाता है, देख लो भैया पहले दिग्विजय सिंह को जितवाना है। जैसे गुजरात में आपने देखा, पहले जितवाना है शक्ति सिंह गोहिल को, भरत सिंह सोलंकी लटक जाओ तो लटक जाए, फूल सिंह बरैया लटकता हो तो लटक जाए। तो ये भी समझाया जाता होगा, तभी तो एक जीत रहा है दूसरा हार जा रहा है। और वही मेन चेहरा क्यों जीत रहा है, ये पार्टी की अपनी पार्टी लाइन होती होगी, इस पर भी गौर करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा जाने में कामयाब हो पाए हैं। राज्यसभा से बड़ा प्यार है कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को। हालांकि इस बार बहुत सारे नेताओं की छुट्टी भी हुई है, कुछ नए चेहरे जा रहे हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस उन्हीं को बना सकती है। दलित चेहरा, बड़ा चेहरा, साउथ इंडिया से आने वाला मल्लिकार्जुन खड़गे को माना जाता है। अब खबर के चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं कि राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं इनका असर कैसे होगा। तो थोड़ा समझ लीजिए, लोकसभा चुनाव की स्थिति आपको पता है। सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी है 303 सीटों के साथ। फिलहाल जो ये कल आंकड़े आए जिसमें से 8 सीटें जीत गई है बीजेपी, उसको मिला मुलू कर इस वक्त बीजेपी के पास हो गई 83 सीटें, यानी कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कांग्रेस के बाद 43 सीटें हैं। तो ये क्या कहलाता है, 224 का फिलहाल सदन है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 83 सीटों के साथ है। ये बहुत कुछ कहलाता है। 2022 में आज़ादी का 75वां जश्न नरेंद्र मोदी मनाना चाहते हैं और उसके ठीक बाद 2024 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। उस आरएसएस के जो बात करती है हिंदुस्तान की, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, और भारतीय जनता पार्टी उसी का एक विंग मात्र है। उसके अलावा ऐसे तो बहुत सारे उसके विंग है, गली गली में घूम रहे हैं। उसके फुट सोल्जर जो हैं वो जाके बता देते हैं, देखो भाई नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया, जिब जा भारत बच गया, ना पूरे भारत में कोरोना फैल जाता। कोरोना जो फैला ना, ये तो जमात के मुल्लाओं की वजह से फैला, इन्होंने वहाँ इकट्ठे हो गए और जगह जगह पूरे देश में फैल गए, कोरोना फैला दिया। लोगों की बुद्धि में बात आ गई, कह तो सही रहे जी, या तो नरेंद्र मोदी ने तो टाइम पर लॉकडाउन लगाया, इतनी तावड़ा तो अमेरिका में भी लॉकडाउन न लगा, वो तमाम चीज़ें। तो लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जिस तरीके से 83 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, ये क्या खतरे की घंटी है, या वो अपनी ताकत के मद में चूर होकर जैसे आज काम करती आई है वैसे ही आगे भी काम करेगी, या वो ताकतवर होने के बाद कुछ नैतिकता का ख्याल करेगी। वैसे उम्मीद तो की नहीं जा सकती है। बहुत सारे पहलू उभारे जाएंगे, बहुत सारे विचारक लिखेंगे और उन पर गौर करेंगे, आपके सामने भी चीज़ें आएंगी। लेकिन भोपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार जो है वो आपको और चीज़ों में उलझाने का काम भी करते रहेंगे। आपको अपनी अक्ल पे, अपनी सोच पे भी थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा कि आपको देखना क्या है, सुनना क्या है, समझना क्या है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।